हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं INS विक्रांत ने इंडियन नेवी की सर्विस ज्वाइन कर ली है और जहां तक आसार नज़र आते हैं आने वाले 1 से 1.5 साल में ये कम्प्लीटली ऑपरेशनल कैपेबल हो जाएगा और शुरुआत में यहां से रशियन MiG-29K और LCA तेजस नेवी जो है वो ऑपरेट किए जा सकते हैं। फ्यूचर में यहाँ से रफाल या फिर FA-18 सुपर हॉर्नेट में से एक एयरक्राफ्ट ऑपरेट किया जाएगा और एक फाइटर स्क्वाड्रन जो है वो इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ डिप्लॉयड होगा। तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर के इंडियन नेवी में शामिल होने के बाद दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर चर्चा जो है वो और बढ़ गई है। तो ये जो दूसरा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जिसे IAC-2 के नाम से जाना जाता है और अनऑफिशियली इसे विशाल कह दिया जाता है, ये एक सुपर कैरियर की कैटेगरी में आने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जो कि 60,000 टन डिस्प्लेसमेंट क्लास का एक एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है। तो इसको आप HMS क्वीन एलिजाबेथ और चाइनीज फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। INS विक्रांत की बात करें तो ये एक 44,000 टन डिस्प्लेसमेंट क्लास का एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि मीडियम कैटेगरी में आते हैं और इनको CSL द्वारा इंडिया में बनाया गया है। तो INS विक्रांत हमारे लिए स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये पहला मेजर एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको कम्प्लीटली डिज़ाइन और डेवलप इंडिया में ही किया गया है और इसको कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। ऑल्दो इसमें जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो इंडिजिनस है, पर यहाँ पर जो फॉरेन हेल्प है वो डेफिनेटली मिली है और मेजर फॉरेन इक्विपमेंट्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। जिसमें अगर मुख्य इक्विपमेंट्स की बात करें तो जो इंजन यहाँ पर लगा है ये अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा प्रोवाइड किया गया LM2500 है। वहीं पर जो मेन सेंसर्स हैं ये इजराइल और यूरोप से आते हैं। तो अभी भी कई ऐसी चीज़ें हैं जहां पर इंडिजिनस डेवलपमेंट ज़रूरी है और ये कुछ मेजर चीज़ें हैं जिसमें जो प्रपल्शन सिस्टम है वो आ गया, फिर जो मेन सेंसर्स हैं वो आ गए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि INS विक्रांत को डेवलप करने में हमने कुछ अचीव नहीं किया है। हमारी यहाँ पर जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो ये है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने के लिए जो बेसिक स्टील लगता है, जिस कैटेगरी का स्टील लगता है, ये हमारे यहाँ पहले प्रोड्यूस नहीं किया जाता था और शुरुआत में इन्हें रशिया से ही आना था। डिले होने की वजह से करीबन 2 साल ये प्रोग्राम जो है वो डिले हुआ और अल्टीमेटली इस स्टील को इंडिया में ही DRDO ने स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर बनाया और 2 ग्रेड के स्टील बनाए गए। ग्रेड 249A जिसको यूज़ किया गया शिप के हल और वेसल इंटीरियर्स को बनाने में और दूसरा ग्रेड 249B जिसको यूज़ किया गया फ्लाइट डेक को बनाने में इस वॉरशिप के। तो ये कुछ हमारी अचीवमेंट्स हैं INS विक्रांत को बनाने के लिए। साथ ही साथ जो स्किल्ड वर्कफोर्स हमने डेवलप करी वो भी हमारे लिए एक एसेट है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है उसकी वजह से आज CSL ये दावा करता है कि अगर इंडियन नेवी चाहे तो इसी सेम कैटेगरी डिस्प्लेसमेंट का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर CSL 5 साल में डिलीवर कर सकता है और अगर 60,000 टन क्लास का एक सुपर कैरियर चाहिए तो ये 8 से 9 साल में CSL द्वारा डिलीवर किया जा सकता है। ये बात आपको बता दें कि INS विक्रांत को डिलीवर करने में करीबन 15 साल का समय लगा है जिसमें 13 साल का इनिशियल जो है डेवलपमेंट पीरियड बताया गया था। प्रेजेंट की बात करें तो पहले के मुकाबले इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर भी हमारी प्रोग्रेस जो है वो काफ़ी अच्छी हुई है। हम अगर मरीन इंजन को छोड़ भी दें तो कम से कम जो इलेक्ट्रॉनिक्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं ये आने वाले कैरियर में हम कम्प्लीटली इंडिजिनस बना सकते हैं और लगा सकते हैं। तो जो यहाँ पर मेन सेंसर है ये इजरायली MF स्टार AESA रडार है जो कि S-band फ्रिक्वेंसी पे काम करता है और करीबन 400 किलोमीटर की स्कैनिंग रेंज देता है। तो इस रडार को डिफेंस इंपोर्ट के नेगेटिव लिस्ट में मेंशन किया गया है, यानी कि इन रडार को हम फ्यूचर में इंपोर्ट नहीं करने वाले और हमें ऐसे रडार इंडिया में ही बनाने पड़ेंगे। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि अगर हम फ्यूचर में दूसरा कैरियर बनाते हैं तो उसमें जो परसेंटेज ऑफ इंडिजिनाइजेशन है वो और भी ज़्यादा हो। बाकी CSL द्वारा एक ड्राई डॉक को लिया गया है जो कि 15 एकड़ में फैला हुआ है। ये करीबन 1800 करोड़ का ड्राई डॉक है जो कि 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। इस ड्राई डॉक का जो मेन पर्पस है वो ये है कि यहाँ से बड़े शिप जो हैं वो बनकर आ सकते हैं और बड़े शिप से हमारा ये मतलब है कि यहाँ से सुपर कैरियर्स भी बनाकर निकाले जा सकते हैं। तो CSL जो है वो आने वाले 2 सालों में एक सुपर कैरियर को बनाने की शुरुआत करने में सक्षम होगा। बाकी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि फ्यूचर की हैं जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम या फिर EMALS, इस पर भी हमारे यहाँ काम किया जा रहा है। तो EMALS को यूज़ करते हुए एक कैटोबार कैरियर बनाया जा सकता है जो कि बड़े और भारी एयरक्राफ्ट को स्मूथली लॉन्च करने में सक्षम होगा। जो चाइनीज टाइप 003 फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर है ये भी EMALS लॉन्चिंग सिस्टम को यूज़ करता है एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए और ये भी कन्वेंशनल पावर्ड है। तो अगर चाइना द्वारा ये चीज़ अचीव करी जा सकती है तो हम भी ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं एक सुपर कैरियर को बनाने के लिए और वो भी
मैक्सिमम इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के साथ। तो नेवी का ये कहना है कि जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है वो इंडियन नेवी के लिए बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ पर डिबेट हो सकती है, पर जो कैपेबिलिटी डेवलप हुई है उसको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप आज इस चीज़ पर डिबेट कर सकते हो कि क्या इंडियन नेवी को तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन फ्यूचर में जब आपकी इकोनॉमी जो है दुनिया की 3 सबसे बड़ी इकोनॉमीज में आएगी, तब एक बड़ी नेवी को सस्टेन करने के लिए, चीज़ों को डेवलप करने के लिए जो नॉलेज और नो हाउ आपको चाहिए उसको आपको कंजर्व करके रखना है और धीरे धीरे बढ़ाना है। और ये तभी होगा जब इस चीज़ पर आपकी जो प्रोग्रेस है वो लगातार चले। यानी कि जो टेक्नोलॉजीज आपने डेवलप करी हैं उस पर आपको प्रोग्रेस लगातार करनी है, ताकि आप उस पोजीशन पे पहुंचें कि फ्यूचर में आपको ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए किसी पर रिलाय ना होना पड़े। बजट कंस्ट्रेंट्स की वजह से अगर आप साइंटिफिक ग्रोथ को रोक देंगे तो फ्यूचर में बड़ी परेशानी होती है। ये चीज़ हमने HAL के साथ देखी है। अगर HAL के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरुआत से ही गवर्नमेंट द्वारा प्रॉपरली फंड किए गए होते तो आज HAL की पोजीशन जो है वो कुछ और होती। और वैसे भी यहाँ पर जो डेवलपमेंट पीरियड है वो ऑलमोस्ट 1 दशक का है। तो 1 दशक जो है वो बहुत लंबा समय होता है, और तब तक INS विक्रमादित्य जो है वो अपनी रिटायरमेंट की स्टेज के और पास आ जाएगा, जिसको आपको फ्यूचर में रिप्लेस करना ही करना है। तो तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के इंडक्शन के बाद जो INS विक्रमादित्य है वो मुश्किल से 5 से 10 साल और सर्विस में रहेगा। तो अल्टीमेटली आपके पास 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर बनेंगे और 10 साल में हमारी जो इकोनॉमी है वो भी अच्छी खासी ग्रो कर जाएगी। तो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को सस्टेन करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। बाकी बात रही कैरियर बैटल ग्रुप की, तो इसका भी डेवलपमेंट जो है वो धीरे धीरे हो सकता है, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो साइकिल में यूज होंगे। जब एक एयरक्राफ्ट कैरियर रिफिट में जाएगा तो उसका जो कैरियर बैटल ग्रुप है वो दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ काम कर सकेगा, क्योंकि 6-6 साल के पीरियड में जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो मेजर रिफिट में जाएंगे और 2 साल सर्विस से बाहर रहेंगे। तो ये चीज़ डुएबल है। डेफिनेटली यहाँ पर बर्डन जो है वो बढ़ेगा फाइनेंशियली, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो एक बार का लोड नहीं है। बाकी इस डेवलपमेंट को सस्टेन करने की जहाँ तक बात रही, तो ये 10-15 साल का प्रोजेक्ट है और तब तक हमारी इकोनॉमी जो है वो अच्छी खासी ग्रो कर जाएगी, जिस पेस से ग्रो कर रही है अगर हम चीज़ों को देखें। तो तब 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को सस्टेन करना हमारे लिए इतनी बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। बाकी जो ऊपर से एयरक्राफ्ट ऑपरेट होने भी हैं उनको भी इंडिया में ही बनाया जाना है। जैसा कि हम जानते हैं TED-BF का डेवलपमेंट जो है वो इंडिया में ही चल रहा है और इंडियन नेवी फ्यूचर में खाली TED-BF को ही ऑपरेट करेगी। तो 100 के ऊपर इन एयरक्राफ्ट को भी हम बना सकेंगे और ऑपरेट कर सकेंगे। यहाँ तक कि जो ऑनबोर्ड हेलीकॉप्टर्स भी होंगे, चाहे हम LUH की बात करें, ध्रुव नेवी की बात करें, चाहे हम IMRH की बात करें, ये भी इंडियन ही होंगे। तो ज़रूरत तो यहाँ पर इंडियन नेवी को तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की है ही, साथ ही साथ जो हमारी प्रोग्रेस है उसको भी मेंटेन रखने के लिए हमें तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ हम ज़रूर कहेंगे कि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो हमारे पेंडिंग सबमरीन प्रोजेक्ट्स हैं वो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी पेंडिंग रिक्वायरमेंट है। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर हमारी फ्यूचर रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो डेफिनेटली हमें तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।